हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष कुमार मार्गदर्शन टीम की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को इंग्लिश की दुनिया में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास को समझते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश एक अपने आप में भाषा है, लेकिन हम लोग यहाँ ग्रामर के दृष्टि से उसको समझेंगे। जिस तरह से भारत में अनेक भाषा है, कई देश में अलग अलग भाषा है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है। तो भाषा का डिफिनेशन जानने के पहले किसी भी जीव की आत्मा के बात को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है लैंग्वेज कहलाता है। कोई भी जीव को अपनी आत्मा की बात व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, इस माध्यम से कोई जीव अपना आत्मा की बात को व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो इंग्लिश भी एक प्रकार की भाषा है जो मानव का भाषा है, और मानव की भाषा को भी आजकल अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ भाषा कहा जा रहा है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल भाषा है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अर्थात इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में बोली जा रही है। तो आज हम लोग अंग्रेजी के भाषा की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे। तो समझेंगे ग्रामर क्या है। इंग्लिश भाषा आप लोगों ने समझा कि किसी भी जीव का नहीं, इंग्लिश एक मानव की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, और मानव अपनी आत्मा की बात को जिस माध्यम से व्यक्त करता है भाषा कहलाता है। तो इंग्लिश यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जा रही है, क्योंकि इसे लगभग सभी देशों में बोली जाती है। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक ऐसी संवैधानिक तथ्य है, फैक्ट्स है, जो अंग्रेजी भाषा को लिखने और बोलने की अनुमति देता है। आप ग्रामर के बिना ना तो शुद्ध बोल सकते हैं और ना ही आप शुद्ध लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे वो फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे, अर्थात कॉम्पिटेटिव ग्रामर पढ़ेंगे। कंपटीशन की दृष्टि से ग्रामर के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई को, जिसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। The smallest unit of English language is called alphabet. अंग्रेजी की सबसे छोटी पार्ट, सबसे छोटी इकाई को अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश का सिंबल है द सिंबल ऑफ अल्फाबेट इस तरह से हम लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट को बड़े छोटों के क्रम में सिंबल के साथ लिखते हैं, और इसे हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टर्म आपको मिलेगा वर्ड। अगला टर्म वर्ड, a group of alphabet that makes a complete sense is called word. अल्फाबेट का समूह जो सार्थक अर्थ देता है उसे हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, R प्लस E प्लस A प्लस D इक्वल टू D प्लस R प्लस E प्लस A। हमने लिखा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका सेंस निकलता हो, कंप्लीट सेंस देता हो,
वर्ड कहलाता है। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि आर प्लस ई प्लस ए प्लस बी एक अगर क्रम में सजा है और रीड एक अर्थ देते हैं, रीड मीन्स पढ़ना, तो ये वर्ड कहलाएगा। दूसरा नंबर में लिखा है कि ये चार वर्ड, चार अल्फाबेट इसमें भी शामिल है, लेकिन इसका कोई सार्थक समूह नहीं हो। इनको अगर लिख रहे हैं तो डी आर ई ए, कोई सार्थक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इसे हम वर्ड नहीं करेंगे। तो वर्ड का डिफिनेशन यहाँ हम लोग देखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट जो कंप्लीट सेंस देता है उसे वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में आई एक नोट्स पर ध्यान दें, इंग्लिश में आई एक ऐसा लेटर है, ऐसा अल्फाबेट है जो बिना ग्रुप के रहते हुए अपने आप में एक वर्ड है। तो आई को अगर आप अल्फाबेट की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये अल्फाबेट है, लेकिन अगर इस सेंटेंस में है तो अपने आई में एक वर्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे सेंटेंस। A group of words which arranged in proper order and make a complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह, वर्ड्स का वह ग्रुप जो एक प्रॉपर ऑर्डर में सजा हुआ हो, अरेंज हो और उसका संपूर्ण अर्थ निकलता हो, कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I wish you एग्जाम्पल में देखेंगे आई टीच यू। आज अपने आप में हमने बताया था कि आज एक अगर आप अल्फाबेट की दृष्टि से देखेंगे तो एक अल्फाबेट है और सेंटेंस की दृष्टि से देखेंगे तो अकेला अंग्रेजी में एक आई है जो वर्ड भी माना जाता है। आई टीच यू, टीच अपने आप में अल्फाबेट का ग्रुप है, एक वर्ड है। यू वाई और यू तीन अल्फाबेट मिलकर एक वर्ड बना, तो ये भी एक वर्ड है। और तीन वर्ड या तीन से अधिक कई सारे वर्ड अगर अकेले अपने आप में आते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर में आते हैं और कंप्लीट सेंस देते हैं तब उसे सेंटेंस कहा जाता है। उसी प्रकार हमने नीचे लिखा कि वही वर्ड नीचे है, यू भी है, आई भी है, टीच भी है, लेकिन इनका एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, तो वर्ड रहते हुए सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इनका नाम क्या होगा? तो इंग्लिश में इनका नाम जम्बल कहा जाता है। तो अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट जम्बल। जम्बल जम्बल एक सेंटेंस का विराम रूप है। A group of words which not arranged in proper order and not make a complete sense। एक मतलब लोग एक नहीं समझेगा, हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत माने हैं, यहाँ पे कोई होगा, कोई कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, तब उसे हम जम्बल कहते हैं। जम्बल की महत्व आप लोग को यहाँ पता नहीं चलेगा। जब हम लोग ग्रामर की कंपटीशन की जब इंग्लिश बनाएंगे तो वहाँ पे कई सारे सेंटेंस को जम्बल के रूप में चित्रा करके दे दिया जाता है, और आपको एक अच्छा पैराग्राफ या आपको एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये इंग्लिश का ही टर्म है जिसे जम्बल कहा जाता है। जैसे इसमें सब कुछ रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहता है और इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अगर इसमें टू को बाहर कर दिया जाए तो ऐसे में एक सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन वर्ड रहते हुए सब वर्ड रहने के बावजूद इनको प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, इसलिए एक सेंटेंस नहीं है, तो इनका एक ग्रामर में नाम दिया गया जम्बल। अब हम लोग यहाँ से सेंटेंस देखेंगे और हमें सेंटेंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना भी सेंटेंस सही पैराग्राफ ऐसे कई सारे नोवेल
इतिहास वगैरह लिखा जाता है। तो यहाँ हम लोग सेंटेंस के ऑपरेशनल भाग को देखेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बना है, और सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंस को मिलाएंगे तो आगे बातें हैं, पैराग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा, तो हम लोग वहाँ ना जाएंगे, हम लोग को सेंटेंस नहीं देखना है। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सेंटेंस को मेन रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सेंटेंस का पहला भाग सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के अलावा जो भाग बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट हिंदी से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे नाम अनुसार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने आप में भाग का काम करता है। तो हम लोग डिटेल्स देखेंगे जब बार पढ़ेंगे। तो सेंटेंस का पहला भाग सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी भाग बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसी प्रकार इसमें दूसरा सेंटेंस में देखेंगे, ही जो है सब्जेक्ट है, और इसके बाद वाला भाग जो है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट, पहले समझेंगे सब्जेक्ट। कोई व्यक्ति या वस्तु, अ पर्सन और अ थिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेंटेंस में, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में, अर्थात कई सेंटेंस में कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकता है, एक या एक से अधिक वस्तु भी हो सकती है। जैसे जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही के बारे में हम लोग, ही कोई व्यक्ति का ही नाम है, तो ही के बारे में हम लोग चर्चा करें, बात करें कि वह ईमानदार आदमी है, तो ही भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। अगला में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु है जो टेबल है, तो टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टेबल लंबा है, तो टेबल इज अ सब्जेक्ट। सेंटेंस को हमने देखा कि मुख्य रूप से इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट, पहला भाग तो हम लोगों ने कहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ड बचा था उसको हमने प्रेडिकेट कहा। तो इस प्रेडिकेट्स को समझेंगे। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट का 3 भाग होता है। पहला ऑब्जेक्ट, वर्ब, और तीसरा पार्ट जो है अदर वर्ड्स कहलाएगा। पहले हम लोग समझेंगे दूसरा पार्ट हमने बांटा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को 3 भाग होता है। सॉरी, हमने इसमें आगे लिख दिया। पहला पार्ट जो होगा इसमें हम लोग लिखेंगे वर्ब, और दूसरा में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा इसका पार्ट होगा प्रेडिकेट का अदर वर्ड्स कहते हैं। तो
पहले हम लोग समझेंगे वर्ब। हम देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब एक प्रकार का वर्ड है जो सेंटेंस में एक्शन और स्टेट को बतलाता है, अर्थात कोई काम और अवस्था को बतलाता है। यानी सब्जेक्ट के सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम और अवस्था को बतलाने वाला शब्द वर्ब कहलाते हैं। जैसे we are Indians। आई नो यू। हम लोग भारतीय हैं, तो आज जो है कि हम लोग का अवस्था बता रहा है। वी आर इंडियंस, इंडियंस भारतीय, और भी हम लोग सब्जेक्ट हैं और है एक वर्ब है वर्ब सब्जेक्ट का अवस्था बतला रहा है, स्टेट बतला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में आई नो यू, हम आपको जानते हैं, मतलब एक एक्शन बतला रहा है, काम बतला रहा है। अगले एग्जाम्पल से हम समझेंगे यू आर डॉक्टर। शी इज सिंगिंग। यू आर डॉक्टर आर एक वर्ब है जो नाउन जो सब्जेक्ट यू का अवस्था बतला रहा है, स्टेट बतला रहा है। और अगला शी इज सिंगिंग, और सिंगिंग एक वर्ब है जो नाउन का एक्शन बतला रहा है कि तुम गा रहे हो, वह गा रही है। ऑब्जेक्ट, an object is a word that is affected by the action of subject। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के कार्य द्वारा जो प्रभावित होता है उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम इट्स एन एप्पल। राम गो टू स्कूल। ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट हमने समझा कि किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट। भाग समझे और आप समझना है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, आम प्रभावित होगा। अगर कोई सब्जेक्ट आम खाएगा तो घटेगा, अर्थात आम प्रभावित होगा। तो सब्जेक्ट राम से आम पर प्रभाव पड़ रहा है। जिस वर्ड यहाँ राम सब्जेक्ट है, काम खाना हो रहा है, क्रिया वर्ब, और इसे एप्पल प्रभावित हो रहा है, एप्पल घटेगा राम का क्रिया से। तो जिस वर्ड पर इफेक्ट होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा वो एन एप्पल हो गया। ऑब्जेक्ट का महत्व आप लोगों को वॉइस में देखने को मिलेंगे। अगला वर्ड हमने लिखा राम गोज टू स्कूल। राम ही है, काम कर रहा है जाने का, तो वर्ब हो गया। यहाँ तक राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अगला में हमने लिखा स्कूल, टू स्कूल। तो राम को स्कूल जाने से स्कूल का क्या प्रभावित होगा? स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्कूल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, इसका नाम दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह देंगे। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे तो आपको वॉइस बनाने में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्कूल है सब्जेक्ट के काम करने से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट के काम से प्रभावित नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। इसका वर्ड, इस वर्ड का नाम इंग्लिश में दूसरा है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।